हेलो एवरीवन। न्यूटन के दिए गए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें ऑब्जेक्ट्स के मास, उनके बीच की दूरी और उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रिलेशन पता चलता है। ये लॉ एक अटेम्प्ट था ग्रेविटी के फोर्स को डिस्क्राइब करने का, उसको समझने का कि आखिर कैसे बिना मीडियम के लाखों करोड़ों किलोमीटर से लेके लाइट ईयर्स जितनी दूरी पे ग्रेविटी काम कर सकती है। इस लॉ को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स के मास और उनके बीच की दूरी की वैल्यूज को पुट करें तो हम उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर खुद न्यूटन का भी ये कहना था कि कोई भी इंसान जिसके पास सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति हो, वो कभी भी इस चीज पे विश्वास नहीं करेगा कि ग्रेविटी बिना मीडियम के, बिना पार्टिकल्स के, बिना वेव्स के इतनी ज्यादा दूरी पे एक्ट कर सकती है। एक इंसान जो कि डेफिनेटली सोचने, समझने की और तर्क करने की शक्ति रखते थे, वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। 200 सालों बाद जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया तो उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल का फोर्स नहीं लगाते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट्स अपने मास की वजह से स्पेस टाइम को कर्व कर देते हैं और उसी लोकल कर्वेचर की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं। इसी चीज को हम ग्रेविटी कहते हैं और डेफिनेटली यही रीजन है कि क्यों प्लैनेट्स सन में जाके टकरा क्यों नहीं जाते हैं और क्यों अर्थ सन का और मून हमारे अर्थ का रोटेशन करता है, क्योंकि उनके बीच की जो दूरी है, उस दूरी की वजह से उनका लोकल स्पेस टाइम उस तरीके से कर्व है कि वो कॉलिजन को नहीं बल्कि रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन था, वैसे ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन आता है जिसे हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हम ये पुट करें कि स्पेस में मैटर का और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, किस हिसाब से है, तो दूसरा पार्ट हमको ये बता के देगा कि स्पेस टाइम का कर्वेचर कैसा होगा। अब शायद एक झलक में देखने पे आपको ये इक्वेशन सिंपल लगता हो, एक ही लाइन का तो इक्वेशन है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। पर रियलिटी में ये एक इक्वेशन नहीं है, ये 10 डिफरेंट इक्वेशंस का एक सेट है जिसमें कई अलग अलग टाइप के इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लगते हैं। कई इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, कई इक्वेशन डिफरेंशियल हैं जिनमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो आप मानो या ना मानो, पर ये इक्वेशन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और हो भी क्यों ना, आखिर आइंस्टाइन जैसे जीनियस की 10 सालों की मेहनत लगी है इस इक्वेशन को फॉर्म करने में। इस फील्ड इक्वेशन के सबसे पहले और सबसे सिंपल सॉल्यूशन से ही हमें ना सिर्फ ब्लैक होल्स के प्रेजेंस का अनुमान लगा, बल्कि उनके अपोजिट व्हाइट होल्स और उन दोनों के बीच ट्रेवल करने के रास्तों का भी अनुमान लगा। तो अपने दिमाग को शांत और तैयार कर लो, उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसी फील्ड इक्वेशंस के अभी तक के सॉल्यूशंस को, यानी ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स और वर्म होल्स के रियल और मैथमेटिकल साइंस को समझने की। वेलकम टू आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन। 1915 में जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई थी, उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और जब खुद आइंस्टाइन भी अपने फील्ड इक्वेशन का एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, तब ये फील्ड इक्वेशन पहुंची उस समय के वन ऑफ द बेस्ट फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़शील्ड के पास, जो कि उस समय जर्मन आर्मी के लिए आर्टिलरी ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करने के लिए स्टेशन थे। उन्होंने बड़े ही सिंपल वे में इस इक्वेशन का सॉल्व किया। उन्होंने इमेजिन किया कि इस पूरे यूनिवर्स में बस एक मासिव ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है एक ऑब्जर्वर के द्वारा, जो उस ऑब्जेक्ट से बहुत दूर पे है, इतना कि उस मास का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं हो रहा है और उसका जो लोकल स्पेस टाइम है वो लगभग फ्लैट है। अब क्योंकि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, तो उन्होंने सारे कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल मास के अकॉर्डिंग ही लिए। r रेडियस हो गया, थीटा और फाई एंगल्स हो गए और इसके कैलकुलेशन से निकल के आया फील्ड इक्वेशन का सबसे पहला और सबसे सिंपल सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन आइंस्टाइन के पास पहुंचे तो आइंस्टाइन भी बहुत खुश और बहुत हैरान हुए कि कैसे इस इक्वेशन का इतना सिंपल वे में सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। पर जो सॉल्यूशन शुरू में सिंपल लग रहा था, जल्द ही वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब फिजिसिस्ट को इस सॉल्यूशन में 2 मेजर प्रॉब्लम्स नोटिस हुए। पहला प्रॉब्लम है जब r इक्वल टू 0 हो जाए। जब हम रेडियस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म ब्लो अप होकर इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा और फिर इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस सिचुएशन को हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे r इक्वल टू 0 होने का मतलब है उस मास का सेंटर। अब क्योंकि वो मास का सेंटर है तो इस सिचुएशन को नजरअंदाज किया जा सकता था, क्योंकि मास के सेंटर पे क्या हो रहा है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर रियल डील है सेकंड प्रॉब्लम, जब रेडियस की वैल्यू श्वार्ज़शील्ड रेडियस के इक्वल हो जाए। श्वार्ज़शील्ड रेडियस के इक्वल होने पे ये दूसरा टर्म ब्लो अप होकर इन्फिनिटी हो जा रहा है, यानी कि एक दूसरी सिंगुलैरिटी। और ये सिंगुलैरिटी अब मास के सेंटर में नहीं बल्कि उसके अराउंड में है।
अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम कॉज करने लगा है। अब इस सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जर्वर इस श्वार्ज़शील्ड रेडियस के पार चला जाए और उसे वापस आना हो तो उसे अपनी स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज करनी होगी, जो कि इम्पॉसिबल है, राइट? यानी सिंपल भाषा में ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी मैटर वापस नहीं आ सकता। यानी ये एक ऐसे डार्क मास का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि हर मैटर और एनर्जी को अपने अंदर सक कर रहा है। कोई भी उससे बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। सिंपल भाषा में एक ब्लैक होल। उस वक्त तक काफी फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा मास एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि इसके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मास को एक बहुत ही छोटे से स्पेस में कंडेंस करना पड़ेगा, और ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ मास को एक छोटे से जगह में कंसंट्रेट किया जा सके। लेट मी एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों था। एक स्टार से जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। एक स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और जब दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक हीलियम का एटम फॉर्म करते हैं तो वो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी स्टार से रिलीज होती है। अब भले ही स्टार बहुत ही ज़्यादा बड़े हों, पर फिर भी जो हाइड्रोजन उनके अंदर प्रेजेंट है वो एक फाइनाइट अमाउंट में है, और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, यानी कि उनके एनर्जी का सोर्स खत्म हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो स्टार्स अपने लार्ज मास की वजह से खुद में ही कोलाइड करने लगेंगे, क्योंकि उस कोलिजन को अपोज करने के लिए कोई आउटसाइड फोर्स या एनर्जी नहीं होगी। बट उस समय के एक फेमस माइंड राल्फ फाउलर का ये कहना था कि स्टार्स एक हद तक ही कोलैप्स होंगे, क्योंकि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से फर्मियंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सेम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, वो हमेशा अलग अलग रहेंगे। तो जब स्टार्स कोलैप्स होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन अपना एक स्पेसिफिक स्पेस चूज करके उसी स्पेस में रहेगा। पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम किसी भी फर्मियंस का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एग्जैक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एक को अगर सर्टेन करना है तो दूसरे को अनसर्टेन होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब स्टार्स कोलैप्स हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के स्पेस को सर्टेन करना पड़ रहा है, उनके पोजीशन को सर्टेन करना पड़ रहा है, यानी कि उनका मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा, और उसके वजह से वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ स्पीड में वाइब्रेट करने लगेंगे। इस वाइब्रेशन से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी उस स्टार को फर्दर कोलैप्स होने से रोकेगी, और फॉर्मेशन होगा एक व्हाइट ड्वार्फ का। और उस समय तक साइंटिस्ट ने एक व्हाइट ड्वार्फ को ऑब्जर्व भी कर लिया था, जिसका नाम है सीरियस बी। पर कुछ सालों बाद एक इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इंग्लैंड अपनी पढ़ाई पूरी करने गए थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के जो वाइब्रेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एक लिमिट तक ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इसके वजह से वो एक लिमिट तक ही कोलैप्स को रोक पाएंगे। यानी कि अगर स्टार का मास एक लिमिट से ज़्यादा हुआ तो वो व्हाइट ड्वार्फ से भी फर्दर कोलैप्स कर जाएगा, और ये लिमिट है हमारे सन से 1.4 टाइम्स ज़्यादा, यानी हमारा सन एक व्हाइट ड्वार्फ ही बनेगा। पर जब एक स्टार एक व्हाइट ड्वार्फ से भी फर्दर कोलैप्स करेगा तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। इसके वजह से वो फ्यूज होने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्यूज होकर न्यूट्रियॉन्स और न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। अब अगेन यहाँ पे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। जब एक हद तक न्यूट्रॉन्स कोलाइड हो जाएंगे उसके बाद उनके अंदर भी वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, और उस वाइब्रेशन का एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, लगभग 2000 गुना ज़्यादा होगा, और इसीलिए वो न्यूट्रॉन्स उस स्टार को फुल्ली कोलैप्स होने से रोक पाएंगे, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक न्यूट्रॉन स्टार का। बट अगेन वो भी एक लिमिट तक ही होगा, क्योंकि भले ही न्यूट्रॉन ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वो भी तो एक लिमिट में ही आउटवर्ड फोर्स जनरेट कर रहे हैं। अभी तक हमें इस लिमिट की कंफर्म एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली ये अभी माना जाता है कि हमारे सन से 2.2 से लेकर 2.9 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर एक स्टार का मास हमारे सन से 2.9 टाइम्स से ज़्यादा हुआ तो कोई भी ऐसी फिजिकल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी ऐसी फिजिकल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि उस स्टार को फुल्ली कोलैप्स होने से रोक सके, और यहाँ पे फाइनली फॉर्म होगा एक ब्लैक होल। और अब हम सर्टेन है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे पास उसकी पिक्चर्स है, भले ही धुंधली हो पर फोटो तो है। अब क्योंकि हमने ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को समझ लिया है तो चलिए अब समझते हैं श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल को। श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल है जिसके अंदर का सिंगुलैरिटी एक पॉइंट के रूप में एग्जिस्ट करता है। आगे जाके रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए भी सॉल्यूशन निकाला गया था, पर वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसकी बात हम कभी और करेंगे। श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल को समझने के लिए हमें उसका पेनरोज डायग्राम समझना पड़ेगा। इस डायग्राम में
वर्टिकली डायरेक्शन में है टाइम और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है स्पेस। और लाइट हमेशा 45 डिग्री के रेंज में ट्रेवल करता है, तो टाइम का इंटरवल जितना ज्यादा मिलेगा उतने ही लार्ज डिस्टेंस को ये लाइट कोन कैप्चर कर पाएगा। अब इस डायग्राम के किसी भी पॉइंट पे टाइम फ्यूचर और पास्ट दोनों में ट्रेवल कर सकता है, इसलिए दो लाइट कोन्स होंगे। एक आपका फ्यूचर लाइट कोन यानी वो एरिया जिसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं, और एक आपका पास्ट लाइट कोन यानी वो एरिया जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस डायग्राम के राइट साइड में है अपना यूनिवर्स और उसके राइट एंड पे है इन्फिनिट स्पेस यानी उसके पार कुछ भी नहीं है, और लेफ्ट एंड पे है ब्लैक होल का इवेंट होराइजन यानी वो पॉइंट जहां से वापस नहीं आया जा सकता। जब आप यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट में हो तो आप यूनिवर्स के इस रीजन में फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं और मन करे तो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे भी जा सकते हैं। पर एक बार अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे पहुंच गए तो आपका एकमात्र फ्यूचर है उस ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में जाके मिलना। वहां से वापस आना नामुमकिन है। अब अगर आप इवेंट होराइजन पे पहुंच चुके हैं तो आपका एकमात्र फ्यूचर है उस ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी से जाके मिलना, और आपका पास्ट लाइट कोन है ये यूनिवर्स यानी आप इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर अगर आप इवेंट होराइजन के इस पॉइंट पे आए तो आपके पास्ट लाइट कोन में अब ये यूनिवर्स नहीं है, एक नया रीजन निकल के आता है, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर अगर आप हैं तो आपका एकमात्र फ्यूचर है उसके बाहर निकलना। और अगर आप उसके बाहर हैं तो नो मैटर आप कहीं भी हो, कोई भी फ्यूचर लाइट कोन ऐसा नहीं है जिसके वजह से आप उसके अंदर एंटर कर पाए, यानी एक ऐसा एंटी ग्रेविटेशनल मास जो मैटर और एनर्जी को अपने से बाहर रेडिएट कर रहा है और कोई भी चीज उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। सिंपल भाषा में एक व्हाइट होल। अब अगर आप इस व्हाइट होल के अंदर हैं तो आपका फ्यूचर लाइट कोन 3 एरियाज को कवर कर रहा होगा, या तो आप इस यूनिवर्स में निकल के आ जाएं, या फिर आप ब्लैक होल के अंदर आ जाएं, या फिर ये एक नया रीजन निकल के आता है। अब अगेन इस नए रीजन की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे यूनिवर्स के जैसी ही होगी, यानी लेफ्ट एंड पे इन्फिनिट डिस्टेंसेस, इन्फिनिट स्पेस यानी उसके पार कुछ भी नहीं है, और राइट एंड पे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। पर ये हमारा यूनिवर्स नहीं है, यू कैन कॉल इट एज ए पैरेलल यूनिवर्स। पर कोई भी रास्ता नहीं है अपने यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में जाने का, या फिर उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आने का, क्योंकि आप सिर्फ ब्लैक होल में एंटर कर सकते हैं और ब्लैक होल से वापस नहीं निकल सकते, और व्हाइट होल में तो एंटर कर ही नहीं सकते, तो आप उस यूनिवर्स तक जाएंगे कैसे? इस हिसाब से द ओनली पॉसिबल वे कि आप उस यूनिवर्स के किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन से मीट कर पाएं वो है कि आप दोनों ब्लैक होल में एंटर कर जाएं। पर देन अगेन आप दोनों का अंत सिंगुलैरिटी में जाके होगा। इस पूरे डायग्राम में सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां पे ये दोनों यूनिवर्स एक दूसरे से मीट करते हैं, और ये वही पॉइंट है जो व्हाइट होल्स को ब्लैक होल से जोड़ता है। इसे कहते हैं एक वर्म होल। पर अगर आप ये सोचते हो कि इस पॉइंट का यूज करके आप दोनों यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल कर पाएंगे तो ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इस यूनिवर्स में हो या उस यूनिवर्स में हो आपका फ्यूचर लाइट कोन हमेशा ब्लैक होल्स में जाके एंड होगा, और इस वजह से अगर आपको इस पॉइंट का यूज करके दोनों के बीच ट्रैवल करना है तो आपको लाइट के स्पीड से भी तेज ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि देन अगेन पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट ने ऐसे वर्म होल्स के क्रिएशन और यूज को लेकर काफी रिसर्च और थ्योरीज पब्लिश की है, जो कि हमें इसी यूनिवर्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने में मदद कर पाए, ताकि हम फास्ट इंटरस्टेलर ट्रैवल्स कर पाएं। बट उसके लिए वर्म होल्स को स्टेबल होना पड़ेगा, उनके अंदर के टाइम को स्टेबल होना पड़ेगा, और ये भी जरूरी होगा कि उस वर्म होल के दोनों डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर पाएं। पर इसके लिए एक अलग टाइप के मैटर का जरूरत पड़ेगा जिसकी एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव में हो, जो कि अभी के लिए काफी अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल सा है। तो अभी के लिए तो ये सारी बातें काफी अनरियलिस्टिक साउंड कर रही हैं। मतलब कि अगर व्हाइट होल जैसा कोई मास होता जो कि लगातार मैटर और एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो काफी ऑब्वियस होता। मतलब अब तक हम कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व कर ही लेते उसके बारे में, भले ही वो ब्लैक होल के पास्ट में हो, पर उसे ऑब्जर्व तो किया ही जा सकता था। अब लाइट से तेज ट्रैवल करना भी इम्पॉसिबल है, तो पैरेलल यूनिवर्स का भी कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, और नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाला मैटर भी इम्पॉसिबल है। तो मुद्दे की बात यह है कि अभी के लिए व्हाइट होल्स, वर्म होल्स और पैरेलल यूनिवर्सेस काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल से लगते हैं। बट देन अगेन 70-80 साल पहले तक तो ब्लैक होल्स भी इम्पॉसिबल लगते थे, बट अब तो फोटो है हमारे पास, और क्या प्रूफ चाहिए। तो देखो भविष्य में क्या होता है। शायद आज से 200 साल बाद हम वर्म होल्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हो और अपने एलियन दोस्त से मिलने जा रहे हो, और शायद हमें व्हाइट होल्स की भी पिक्चर मिल जाए, और क्या पता बिग बैंग एक व्हाइट होल से ही हुआ हो, और शायद एक पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो जिसमें हमारी अर्थ की तरह एक अर्थ हो, और जिसमें आपका एक वेरिएंट एग्जिस्ट करता हो, और शायद वो भी बैठ के अभी यही सोच रहा हो कि क्या और कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाकी दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ लिंक आ रहे होंगे, उनको भी क्लिक करके जरूर देखना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।